नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सब लोगों को जिसका इंतजार था एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन वो आ चुका है और उसके आते ही हम लोगों ने भी यूट्यूब पे लाइव आप लोगों के लिए उसकी एक समरी आपके सामने रख दी थी। ऑल दो उसके बाद आपको पता है कि एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन जब आया था एसएससी की वेबसाइट पे, उसके बाद उसने उसको हटा लिया था एंड नाइट को वापस दोबारा उसने अपलोड कर दिया था। तो नोटिफिकेशन वही है, सेम ही है। अब उसके बारे में जितना भी निचोड़ है ना वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, जो भी नए हैं या रिपीटर्स भी हैं, तो भी एक बार इस वीडियो को देख ले, सारा सार यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो शुरू करते ही ये नोटिफिकेशन आया था इस बार, और इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्या क्या जो देखने की चीज़ें वो मैंने अंडरलाइन करके है। जो मैंने आपको अंडरलाइन करके जिस तरह से उसको आप देख लीजिए, ब्लू कलर से सामने है। तो सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि देखिए 28 मार्च से 18 अप्रैल यही विंडो है आपके सामने, जो कि आपको ये फॉर्म फिल करने की। तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 18 अप्रैल है, रात को 11 बजे से पहले। लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। आप अभी से एक बार फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, देखना शुरू कर दीजिए कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या जरूरत है, और इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब मैं बात करूँ कि 18 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको कुछ करेक्शन वगैरह करना होता है तो उसकी भी डेट इससे दे रखी है कि विंडो ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन की जो है 22-23 अप्रैल तक आप उसको करेक्ट, जो भी अगर आपको लगता है कि यार गलती से कुछ फॉर्म भर दिया, कुछ गलती होगी इसमें, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब अगर आप एग्जाम की डेट की बात करें तो एग्जाम की जो डेट है वो 4, 5, 6 जून को है। जैसे डेट उसने पहले बताई थी वही डेट एग्जाम की इस बार है, 4 जून, 5 जून और 6 जून को है। और जो सीबीडी 2 पेपर होगा, यानी कि जो पेपर 1 को क्लियर करेंगे वो पेपर 2 पे पहुंचेंगे, और उसकी डेट अभी तक मेंशन नहीं की है। आपको बता दूं कि एसएससी जेईई के लिए दो आपको एग्जाम देने होते हैं। पहले फर्स्ट स्टेज के अंदर आप क्वालिफाई होंगे तो सेकंड स्टेज को दोगे। हालांकि दोनों के नंबर ऐड होके फिर फाइनली लिस्ट बनती है और उसके हिसाब से आपको अलग अलग पोस्ट दी जाती है, तो ये पता होना चाहिए। पर फिलहाल के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको तो इसके लिए टोल फ्री नंबर भी दे रखा है आपको, इस पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बताइए नेक्स्ट चीज़ कि यहाँ पे जो भी पोस्ट है वो ग्रेड बी की होती है, नॉन गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है यहाँ पे, जो कि आप बताइए बेसिक पैसे जो सैलरी है वो 35,400 की है, और 7th पे कमीशन इसमें जो लगता है सेंट्रल वाला लगता है इसके अंदर। अब अगर मैं बात करूँ कि इसमें मेनली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको पता है डिग्री और डिप्लोमा वाले अलाउड होते हैं इसके अंदर। हालांकि जो डिप्लोमा वाले हैं उसमें बीआरओ वगैरह के अंदर उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो वो उसके लिए इसने मेंशन किया है। और डिग्री वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातें इसने मेंशन की है। उसको चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं कि सारी क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें इसमें करके, बट अब आते हैं काम की बात यहाँ पे कि जैसे एक्सपीरियंस की जो उसने बात की है, तो जहाँ जहाँ जो एक्सपीरियंस चाहिए उसके आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाने होंगे। और स्पेशली वो डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए कोई भी, अगर और समरी में बात करूँ तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। डिप्लोमा के अंदर भी जो पोस्ट इसमें बार मेंशन करके इसको आप देख लीजिए, शायद बीआरओ है वो, उसके अंदर आपको चाहिए होगा। अब रही बात टोटल पोस्ट कितनी आई है, तो टोटल पोस्ट जो है ये वो अगर मैं बात करूँ सिविल वालों के लिए जो बीआरओ की पोस्ट है, जिसमें एक और चीज़ है, बीआरओ में केवल मेल ही अलाउड है, फीमेल अलाउड नहीं है। और 438 जो है वो सिविल के लिए है, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की दोनों की जो मिला के आई है उसमें 37 पोस्ट है। और ऐसे आगे बाकी सारी पोस्ट आप देख सकते हो, 2, 12, 120, 121, 217 जो है यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी का है सिविल के अंदर। तो ये सारी पोस्ट आप मिला के अगर देखेंगे तो इसके अंदर एमईएस शामिल नहीं किया। इसने बोला कि एमईएस की जो सीट्स है वो हम कुछ टाइम बाद बता देंगे आपको, अभी के लिए इसको खाली छोड़ा है। तो इसलिए अगर हम सबको ऐड करते हैं तो 980 प्लस हम इसलिए बोलते हैं, प्लस में एमईएस की सीट्स भी शामिल हो जाएगी। तो अभी तक की जो पोस्ट है वो लगभग इसका एक रफ आइडिया इतना है। और बाकी सिविल की सबसे ज़्यादा होती है तो वो आपको दिखी जाएगी इसमें, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो है थोड़ी सी कम होती है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कम हो गया पिछली बार से सर, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही पोस्ट चाहिए, इस हिसाब से पढ़ाई करें। और फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि आप लोगों के लिए इस बार चांस सबसे ज़्यादा क्यों है, 2024 में चांस ज़्यादा क्यों है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर फिलहाल के लिए आपको एक बार रफ आइडिया दे रहा हूँ कि सारी पोस्ट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। पर नेक्स्ट जो इसमें काम की बात है, ये सारी चीज़ छोड़ दीजिए, सारी चीज़ छोड़ दीजिएगा। मैं काम की बात बताने वाला हूँ आपको कि उसके बाद किस चीज़ पे ध्यान देना है आपको। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि बीआरओ के अंदर ये काम की बात है कि केवल मेल ही अलाउड होंगे, फीमेल वाले बीआरओ के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। तो बीआरओ जो पोस्ट होगी उसमें फीमेल एप्लीकेबल नहीं होगी। बाकी जो सिटीजनशिप इंडिया की होती है वो सब आते तो आप जानते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो अब एज जो लिमिट है वो क्या होगी, तो सर अभी एज लिमिट बताई थी इसमें, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। 30 ईयर्स और 32 ईयर्स दो एज लिमिट है इसमें। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग एज लिमिट बता रही है, ठीक है, उसको आप देखेंगे। बट 30 ईयर्स कुछ पोस्ट के लिए 30 ईयर्स है, कुछ के लिए 32 ईयर्स है। और वो सर 30 ईयर्स या 32 ईयर्स भी कब तक, मतलब 2024 के एंड तक या 2024 की स्टार्टिंग में, कहाँ तक, तो उसके लिए इसने मेंशन किया है कि आपको 1 अगस्त 2024 तक के अंदर अंदर वो हो जाना है। कि यानी कि अगर 32 ईयर्स की आपकी एज लिमिट है तो आपकी 32 ईयर्स होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आपकी 32 ईयर्स तक की होनी चाहिए, 33 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपकी एज लिमिट है। जैसे समझाया इसने कि जैसे 30 ईयर्स अगर किसी की लिमिट है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो बर्थ है वो 2 अगस्त 1994 या उसके बाद होना चाहिए, उससे पहले नहीं, वरना आप उसके अंदर 30 ईयर के अंदर उसमें नहीं आएंगे। ऐसे ही जिसके 32 ईयर्स है वो 2 अगस्त 1992
या उसके बाद पैदा होना चाहिए, उससे पहले पैदा ना हुआ हो। उससे पहले पैदा होने वालों के लिए ये फॉर्म नहीं है, 32 साल से ऊपर के लिए नहीं है। हालांकि इसमें आपको पता है रिलैक्सेशन होता है, SC ST वालों के लिए 5 साल का होता है, OBC के लिए 3 साल का होता है, तो ये रिलैक्सेशन जरूर इसके अंदर है। लेकिन अगर आप जनरल के हैं तो उसके लिए 30 ईयर्स और 32 ईयर्स है कुछ पोस्ट के लिए। तो ये सारी कहानी है। अब इसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट इसमें काम की चीज़ क्या है सारी सी। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है OBC के लिए जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो बनाया है कास्ट सर्टिफिकेट का। हालांकि वो कास्ट सर्टिफिकेट की सारी चीज़ें जो है वो रेलवे के अंदर काम में आती है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका स्टेट लेवल का बनाओ चाहे सेंट्रल लेवल का बनाओ वो चलेगा यहाँ पे, पर अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं लगाया तो फिर आपके लिए OBC से मान्यता रद्द हो जाएगी, आप OBC से काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करें EWS की। तो सर EWS की कहानी क्या होती है वो भी बता दो। तो EWS के अंदर आपको 2023-24 का जो आपका है फाइनेंशियल वो पूछा जाएगा कि आपकी इनकम का सोर्स क्या था, सारी इनकम देखी जाएगी 2023-24 का आपको। ठीक है, तो 24-25 के हिसाब से इस ईयर के अंदर 23-24 का आपको इनकम देखा जाएगा। वो सारा का सारा रूल्स वही जो आप जानते होंगे। तो इस रूल्स के अंदर जो आया था डिपार्टमेंट वाले इस नोटिफिकेशन में, उसमें आप EWS में आते हैं तो आपको EWS का माना जाएगा ना। फिर जो क्रूशियल डेट है कि जैसे आपको एज इलेक्शन लेना है, तो कहीं पे भी अगर आपको एज इलेक्शन लेना है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि 1 अगस्त 2024 तक के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप SC ST से हैं या आप वीमेन कैटेगरी में आ रहे हैं, तो जो भी कैटेगरी का आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है उसके लिए क्लेम आपको 1 अगस्त 2024 से करना है। इसका मतलब ये है कि उससे पहले आपको अपने जो भी सर्टिफिकेट है, आपके SC ST वाला सर्टिफिकेट है, वो आपको पहले लगा देना है। इसके बाद आपके कोई सर्टिफिकेट माना नहीं जाएगा। तो यहाँ तक आपको जो क्लेम करना है वो क्लेम कर सकते हैं अपनी एज को लेके। नाउ अब अगर बात करें इसके अंदर फिर काम की बात क्या थी, सारी बातें काम की नहीं है। जो काम की बात है यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट इसने फिर से बोला, हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि आपको अब तक जो नए बच्चे वो भी सुन ले कि अब तक SSC की जो भी वेबसाइट थी उसमें आपको अपना सारा का सारा नामांकन करना होता था और उसके बाद आप कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं SSC के अंदर जाके। तो वो जो भी नामांकन होता था वो ssc.nic.in पे होता था। वो पुरानी वेबसाइट हो चुकी है, अब नई वेबसाइट वापस अपलोड हो गई। इसी वजह से ये फॉर्म भी लेट हुआ है, ये नोटिफिकेशन लेट हुआ है। ssc.gov.in के अंदर आपको अपना OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें जितनी भी उसने चीज़ें पूछी वो आपको फिल कर देनी है। भले फॉर्म बाद में भरना, लेकिन एक बार के लिए अपना OTR तो जनरेट कर दो अभी भी। अब तो आपको OTR तो सबसे पहले जनरेट कर देना चाहिए, उसके बाद फिर आप उसके अंदर जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो OTR सबके अंदर काम में आएगा। SSC JEE का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप SSC CGL का एग्जाम दे रहे हो या SSC जितने भी एग्जाम करवाता है उन सब के लिए वो जरूरी है। उस वेबसाइट पे जाने के लिए OTR चाहिए होता है, तो OTR आपको करना है। हाँ ध्यान रखना OTR के अंदर वहाँ पे आपके लैपटॉप के ऊपर एक कैमरा होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी फोटो भी लेगा वो, और फुल लाइट में होना चाहिए। SSC में ये सबसे बड़ा पंगा होता है, अगर आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर आपके लाइट वाइट पे सही से फोटो नहीं आ रही तो। और पिछली बार भी बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चों को हो जाता है ये वाला सीन, इसलिए ध्यान रखें। आप चाहे कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देता। तो ऐसे ही सिग्नेचर के लिए बोला इसने कि ब्लर सिग्नेचर नहीं होना चाहिए वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो साइज इसने बोला है कि 10 से 20 KB की होगी और साइज बोल के विड्थ इतनी होगी 4 सेंटीमीटर की और 2 सेंटीमीटर की हाइट होगी। वो तो आप जब आप फिल करेंगे तो बता देगा अपने आप कि ये वाली हाइट चाहिए मेरे को। अच्छा 100 रुपये इसकी फीस है, जो इसके फॉर्म को भरने की फीस है जनरल के लिए वो 100 रुपये है। और बाकी जो भी इसमें अगर आप कैटेगरी वगैरह सब में आ रहे हैं तो वीमेन के अंदर तो सारी इन कैटेगरी के वालों के लिए फ्री है। तो वीमेन के अंदर ये सब कैटेगरी में जो आती है उन सब के लिए फ्री है, जनरल वालों के लिए नहीं। जो कैटेगरी में आ रही है वीमेन उन सब के लिए फ्री है। बाकी 100 रुपीज़ की फीस है, तो ज़्यादा फीस तो इसमें नहीं है। बट आप बात करें यहाँ पर हम तो यहाँ पर देखिए जो अगर कुछ भी क्लोजिंग एप्लीकेशन कमीशन विल बी प्रोवाइडेड, कोई भी अगर आपको मॉडिफाई करना है तो 2 दिन का आपको डेट देता है। उसके अंदर भी आप जब पहला मॉडिफाई कर देते हैं और उसके बाद सबमिट कर देते हैं कि हाँ अब मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो आपको 200 रुपये जमा करने पड़ेंगे पहले मॉडिफिकेशन के अंदर। फॉर्म 100 रुपये का ही है, अगर आपने सही से भर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है बाद में कुछ गलती हो गई तो उसके लिए मॉडिफाई करने की चार्ज है 200 रुपये। और अगर दूसरी बार वापस लगता है कि यार मेरे से अभी भी गलती हो गई एक जगह, तो एक छोटी सी मिस्टेक फिर से दिख रही है, तो दूसरी बार के चार्ज 500 रुपये है। तो पहली बार में सही से फॉर्म भर दें, ज़्यादा अच्छी चीज़ वो है। इसने बोला कि अगर आपके चार्जेस नहीं मिले तो वहाँ पे आपके उस नोटिफिकेशन के वहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इनकम्प्लीट, और इसका मतलब है कि आपको ये माना ही नहीं जाएगा कि आपने फॉर्म भरा है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो फीस वगैरह पहले ही भर दें, टाइम पे भर दें, लास्ट के हरी में मत रहें। 18 अप्रैल लास्ट डेट मत माने, आप तो माने कि 11 अप्रैल तक मुझे फॉर्म फिल कर देना है। नाउ इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो ये सारी काम की बातें हो गई। अब उसके बाद ये पोर्टल नंबर है, ठीक है अच्छी बात है सर, इसमें काम की बात बताइए, जल्दी से इसमें आ जाइए। तो देखिए इसके अंदर फिर बात बता दूं कि इसमें कैंडिडेट जो है उसके पास 3 सेंटर की होगी चॉइस। आपको 3 सेंटर भरना होगा आपके जोन के अंदर, और उसमें भी प्रायोरिटी से भरें। जो पहला होगा वो पहली प्रायोरिटी होगी और ज़्यादातर आपको वही सेंटर मिलेगा। नहीं तो फिर दूसरी सेंटर सिटी पूछी जाएगी और तीसरी सिटी पूछेगी। आपके जोन में जो 3 सिटीज़ है वो आपसे पूछी जाएगी और आपको आप ढंग से भरें। रही बात पेपर कैसे होने वाला है, तो बता दूँ कि फिर से वही पेपर है जैसे लास्ट ईयर था, यानी कि 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज जो होगा वो भी CBT पे होगा, दूसरा स्टेज भी CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। पहले स्टेज के अंदर 2 घंटे में 200 क्वेश्चन होते हैं,
पहले जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 100 क्वेश्चन पूरे टेक्निकल के होते हैं। यहाँ पर आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं और 200 नंबर का ही पेपर होता है। लेकिन अब उसके जो भी नंबर आए, अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो CBT 2 पे जाएंगे और उसके CBT 2 के अंदर केवल टेक्निकल पेपर आएगा और टेक्निकल के अंदर आपके पास 300 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन ही होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे में इस बार 100 क्वेश्चन करने हैं। पहले में 2 घंटे में 200 क्वेश्चन थे, इस बार 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है, इस बार नंबर भी 300 है। पहले वाले के अंदर नंबर कितने थे सर? 200 नंबर ही थे टोटल। तो ये कहानी में अंतर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि जो ओवरऑल जो मेरिट है वो दोनों पेपर को मिलाकर बनती है, ध्यान रहे, तो दोनों को मिलाकर बनती है। लेकिन नॉन टेक्निकल वाला पार्ट केवल और केवल CBT 1 में आएगा, CBT 2 में नहीं आएगा। ज़्यादातर बच्चे जानते भी है। तो ये सारी की सारी कहानी है। नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/4 मार्क्स ने बोला है। और जो पेपर नंबर 2 है उसके अंदर जो कैलकुलेटर है वो अलाउड होगा, लेकिन वो कैलकुलेटर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा अपने आप ही, यानी कि आप जब पेपर दे रहे होंगे तो उसके ऊपर वो कैलकुलेटर होगा, उसको आप यूज ले सकते हैं। पहले पेपर के अंदर कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसके सिवा कोई भी लॉगरिथमिक ग्राफ वगैरह है तो वो भी पेपर 2 में चल सकता है, पेपर 1 में कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये अंतर आप जानते हैं, पिछली बार भी यही था। नाउ नेक्स्ट टाइम अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जो मेडिकल जितनी भी कंडीशंस काम में आती है आपके, उन सब के अंदर इलेक्ट्रिकल, हाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो जहाँ कॉमन है उनका एक कॉमन वहाँ पर रेटिंग दी जाएगी, उनकी कॉमन क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। और जैसे पेपर का जो टिपिकल है, जितना मैकेनिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर जो कुछ सीट्स है ना, जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की साथ में आती है, उसके अंदर उनका ओवरऑल एक कॉमन बेस बनाया जाएगा और उसके बाद राउंड ऑफ करने के बाद फिर कट ऑफ निकाली जाएगी। तो उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैकेनिकल कितने आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कितने आ रहे हैं। उनका आगे आपकी कोई साथ पार्शलिटी नहीं होगी, दोनों के अंदर एक कॉमन डिफिकल्टी लेवल देखते हुए एक कट ऑफ तय कर दी जाएगी दोनों के अंदर। नाउ पेपर का जो सिलेबस है वो सारा दे रखा है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, मैकेनिकल में हो चाहे सिविल में हो, इलेक्ट्रिकल में कोई चेंज नहीं आया वैसे इसमें, अगर आपने देख रखा है पहले तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। पर फिलहाल चलते हैं आगे की ओर, इसमें काम की बात के नहीं है। और लास्ट जो काम की बात में 2-3 बातें कर लेते हैं, उसमें ये है कि देखिए हाँ, कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे इसमें पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाएगी आपको, यानी कि जब CBT 2 का आप एग्जाम दे देंगे, CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद CBT 2 देंगे, वो भी जब आपने एग्जाम दे दिया तो फाइनल रिजल्ट आने से पहले वो आपसे पोस्ट की प्रेफरेंस पूछेगा कि कौन कौन सी प्रेफरेंस है आपकी पोस्ट की, आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी होगी। उसके बाद वो आपका रिजल्ट निकालेगा, अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। जैसे आपके फर्स्ट प्रेफरेंस CPWD है, पर अगर आपके नंबर इतने नहीं थे तो आपको फर्स्ट वाली नहीं सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी, उस तरह से आपकी प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने प्रेफरेंस वाला नहीं भरा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ये तो लेटर स्टेज पे जब आप CBT 2 दे देंगे तब आपके पास आएगा मेल, टेंशन मत लीजिए, इसमें आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भरनी पड़ेगी, उसके लिए हम अलग से वीडियो उस टाइम बना देंगे। पर ये सारी कहानी है, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफिसर मेडिकल कंडक्टेड BRO के अंदर जो है उसमें आपको सारे के सारे देखना है। जो मिनिमम कट ऑफ चाहिए होती है वो ये होती है, UR OBC करके, जैसे मिनिमम कट ऑफ से ऊपर ही जाएगी कट ऑफ, टेंशन मत लीजिए आप तो ये सारी की सारी कहानी अलग है। अब काम की बात और कुछ बची सर पूरे वीडियो के अंदर, तो काम की बात अभी एक है जो सबसे नीचे आएगी, ये देखिए यहाँ पर देखिए, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे बार बार इसने बोला है कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, मदर का नाम, ये सब जो है आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होने चाहिए। आपने जो जहाँ पे भी 10th क्लास निकाली है, 12th क्लास निकाली, उनके जो आपके सर्टिफिकेट के अंदर नाम की स्पेलिंग ढंग से मैच कर लेना, मतलब पापा के नाम की, आपकी डेट ऑफ बर्थ की, वो सारी मैच करनी चाहिए, सर्टिफिकेट के हिसाब से चेक किया जाएगा। DV के टाइम में ये प्रॉब्लम हो गई तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए DV में बहुत ध्यान रखना। ये तो शुरुआत में ही फॉर्म रिजेक्ट कर देता है, अगर बाद में DV में प्रॉब्लम हुई तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अभी ढंग से फॉर्म भरते हुए ध्यान रखना, ये सारी स्पेलिंग को चेक कर लें। ऐसे अपने फोटोग्राफ वगैरह को चेक करना। फोटोग्राफ तो अभी जब आप TR करेंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें लाइट पूरी होनी चाहिए, सारे इसने बता रखे हैं कि कैसे लाइट वाइट पूरी होनी चाहिए, जैसा बताया वैसे आपको फोटो भरनी है। इसमें नीचे इसने बता भी रखी है, फोटो के सैंपल बता रखे हैं कि जैसे सामने से फोटो होनी चाहिए, ये अगर चश्मा लगता है तो ब्लर नहीं होना चाहिए, फोकस नहीं आना चाहिए, इस तरह से आप फॉर्म जो है बिल्कुल सही से भरें। तो इसने सारे रीजन बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपके पास होना चाहिए, किस डायमेंशन के साथ आपकी फोटो होनी चाहिए, सब कुछ अपने बात कर ली वैसे तो। अच्छा, कुछ और इसमें बात थी, फोटो आइडेंटिटी, हाँ, जैसे आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर इफ़ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आप लेके जाएंगे उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर आप कोई दूसरा लेके जाएं। आपको बताया कि या तो आपको डेट ऑफ बर्थ उसमें होनी चाहिए, वैसे आपको पता है आधार कार्ड के अंदर होती है, तो आधार कार्ड जरूर लेके जाएं जब एग्जाम देने जाएंगे, वरना आपको वहाँ पे निकाला जा सकता है, सीधा सीधा बोल दिया इन्होंने। तो ये सारी की सारी मेन कहानी है, तो ये है इसका सारा समरी। और अब मैं आपको बता दूं एक काम की बात की, इस पूरी तैयारी के दौरान जुट जाइए आप, और इसके अंदर हम लोग आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो आपके लिए बता दूं मैं इसके दे कि यहाँ पर उत्कर्ष का एक जो ऑफर है वो चल रहा है, एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च के लिए। तो यानी कि 31 मार्च तक, अब जो कि 28 मार्च तक चल रहा था, यानी कि वो कम पैसे जो 90% ऑफ के अंदर आपको कोई भी कोर्स मिल सकता है, SSC JEE का भी मिल सकता है, वो ले सकते हैं, और 3 महीने की एक्सटेंड वारंटी भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आज का ये वीडियो समाप्त होता है। ऐसे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आगे आपको मिलूंगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।